हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है। 8th क्लास में ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और इसी 8th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, कल हम कृषि की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे हम? कृषि की। तो कल हमने कृषि को पढ़ा कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है और कैसे कैसे हम इसके महत्व को समझते हैं। कृषि के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर में कृषि है क्या। क्लियर है? तो हमने ये सारे चीजों को आपका देख लिया गौर करके। चलिए, तो कृषि संबंधी चीजों को देखा। प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजों को हम शामिल करते हैं, ये हमने देख लिया। तृतीयक चीजों को किस किस में शामिल किया जाता है, ये हमने देख लिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को हमने देख लिया, कैसे कैसे हम इनको इसमें शामिल करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हम देख सकते हैं। तो इतना हम लोग देख चुके थे, इतना हम लोग आपका बात कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हमने इतना देख लिया और इतना हमने अच्छे से आपका बात भी कर ली। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। तो ये कुछ हमने आपका देखा कि जो हमारी कंट्री है और कहाँ कहाँ पर वो रीजन है। जो ये हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं हरे हरे वाले, ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। क्या होती है? एग्रीकल्चर। तो उन क्षेत्रों को दिखाया गया है, ठीक, जहाँ पर कृषि हो रही है। देख रहे हैं ये सारे रीजन। अफ्रीका, यूरोप में देखिए कितने अच्छे लेवल पर कृषि। भारत का देखिए, अब ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये आपका बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है। तो इन हिस्सों पर कृषि होती है लेकिन हमने उनको नहीं दर्शाया। देख लिया, डेल्टा रीजन है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कृषि को देख रहे हैं तो जो उसका साउदर्न पार्ट है उस पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ ज्यादा आपकी खेती आपकी होती है। क्लियर है? ये बेल्ट एग्रीकल्चर बेल्ट के रूप में हम इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई ये बेल्ट एग्रीकल्चर बेल्ट इतना हुआ। चलिए, तो एग्रीकल्चर में हमने देखा कि किस कल्चर की हम लोग बात करते हैं, कल्चर का मतलब क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। देख लिया। चलिए, अब हमने कृषि के प्रकारों को देख लिया। अब हम स्थानांतर कृषि को कल हमने व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कर लिया था और कुछ सारी चीजों को हमने इसमें समझा और देखा। आज हम बात करते हैं कृषि, स्थानांतर कृषि। तो अमेजन बेसिन में सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व भारत के पूर्व में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। पहले जला दिया, फिर राख को आपका हम वो मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रातूल, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। मक्का उग सकती है, रतालू उग सकता है, आलू उग सकता है और कसावा, ये फसल प्राइम है जो वहां पर उगती है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, कृषि नए भूखंड में चले जाए। स्थानांतर कृषि को ही कीर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कैसे है? ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछ ले कि 50 शब्दों में इसको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो यही है 50 शब्दों में लिखने का तरीका। क्लियर है कि अमेजन बेसिन क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है, कैसे इसकी व्यवस्था है, क्या कुछ है, कैसे कैसे होता है, कहाँ काटते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, शीत क्षेत्र में नहीं होती है। ये बस आपको प्राइम ध्यान रखना है, कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय। ठीक, जो उष्ण है वहां पर, ना कि उपोष्ण। ठीक है, देख लिया आपने? शाबाश। तो इतना आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूम कृषि, स्लैश एंड बर्न, हम इसको कीर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। कीर्तन और दहन क्यों कहते हैं ये भी हमने आपका समझ लिया है। मलेशिया में इसको लदांग, ब्राजील में रोका, मैक्सिको में मिलास, उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इतना अगर आपको याद है, इतना आपने चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपने क्लियर किया है,
आई होप की चीजें सब अच्छे से आपको कंफर्म है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आपके देख रहे हैं चलवासी पशु चारण सहारा। चलवासी सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में, राजस्थान जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। कैसा है? राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, इन सब में आपका ये चीजें बड़ी प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते हैं। कैसा है? चलवासी पशु के सहारे क्या है? पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, 2 रीजन में होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश। इन प्रदेशों में इनकी ज्यादा प्रधानता, ठीक है। तो यानी कि जो ड्राई और सेमी ड्राई एरिया है उनमें होता है, और इनमें पशु चारक चारे के साथ पानी एक स्थान से। तो भारत में चलवासी पशु शुष्क और अशुष्क प्रदेश के मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में चीजें हमको मिलती हैं। चलवासी पशु चारण व्यवस्था को अगर आप देखोगे तो यहाँ लोगों के बड़े बड़े पशुओं का झुंड होता है, वो एक स्थान से चारागाह की तलाश में दूसरे स्थान जाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार की कृषि को पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। कैसे? उनका मार्ग जो उसको डिफाइन करते हैं उसी में वो घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। जो वहाँ की जल को लेकर या वहाँ की जलवायु जो जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वहाँ चीजें नहीं हो रही हैं, पानी वगैरह का कोई समस्या है, या वहाँ का जो भूभाग है वो उस लायक नहीं है, तो समस्या उत्पन्न होती है। अब मुख्य क्या होते हैं इसमें पशुओं में? अब भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये पशु चारक और परिवार को दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये सारी चीजें आज हमको उपलब्ध कराते हैं और ये हमको देखने के लिए हो गया। तो आपको चलवासी पशु चारण व्यवस्था समझ आई कि मेनली क्या है, ये खाने मतलब जो है चारे और जल के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं, क्या है, घूमते रहते हैं, और इनका सब कुछ निश्चित होता है। जो मार्ग है, जो पथ है, वो कैसा है आपका? एक निश्चित भूभाग पर है। आगे देख रहे हैं वाणिज्यिक कृषि। जो वाणिज्यिक कृषि है ये हम इनको थोड़ा सा देख रहे हैं। वाणिज्यिक कृषि में पशु उत्पादन, पशुपालन बाजार में क्रय विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत उत्कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किए जाते हैं। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। कैसे है? ये सारी चीजें जो है इसमें कृषि है सामान्य। रोपण मतलब जैसे हम प्लांटेशन करते हैं, भाई गन्ने की तो प्लांटेशन ही होती है, पौध भी लगाई जाती है, उसका बीज भी बोया जाता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, ठीक। कॉफी है, चाय है, रबड़ है, ये सब का प्लांटेशन है। अब ऐसे ही अगर वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। कह रहे वाणिज्यिक हिसाब से गेहूं भी उगाया जाता है और मक्का भी, ये सामान्य रूप से उगाने वाले जनरली ये फसल उगाई जाती है, कमर्शियल पर्पस ही है। कहीं पर तो ये आजीविका के लिए है, क्योंकि हम देख रहे थे उड़ीसा जैसे भाग में कहीं पर जो चावल है वो केवल खाने के लिए उगाया जाता है, जबकि पंजाब में ये चावल और हरियाणा में किसके लिए उगा रहे हैं? बेचने के लिए उगा रहे हैं। तो उनकी कमर्शियल वाली क्या है, क्रॉप्स है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज के प्रमुख क्षेत्र हैं। सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्म
युक्त विरल आबादी वाले हैं, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। कैसा है? वो एक ही फसल को उगाते हैं। मिश्रित कृषि से भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, पशुपालन के लिए किया जाता है। यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। इन जगह सब ये आपका फैले हुए हैं और इन जगह आपका प्रचलित है। क्लियर है? तो आप गन्ने का खेत देखिए, बीच में रास्ता है, इधर भी गन्ना है, उधर भी गन्ना लगाया जा रहा है और ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। याद रहेगा इतना? चलिए, केले की रोपण कृषि। तो केला भी क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, खजूर, रबड़, केला और कपास एकल फसल है। मैंने क्या बताया? कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास और चाय, इन सब का हम लोग प्लांटेशन यानी कि पौध लगाते हैं, तभी तो हमको प्राप्त होगा। इसे बढ़त पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर श्रम की और बड़े पैमाने पर पूंजी की। उत्पाद को प्रसंस्करण भी होते हैं और निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल विकसित, अनियमितताएं होती अनिवार्य हैं। बहुत सारी चीजें इसमें अनिवार्यता रूप में हमको दिखाई देती। कैसी है? बहुत सारी जगह अनिवार्यता। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको इतना। देखिए, मुख्य फसलें कैसी हैं? कुछ मुख्य जो फसलें हैं वो आपको हम इसमें देखने हैं कि क्या है मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधि प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योग को भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजार की प्रमुख खाते हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। चाय और जब कहवा है यानी कि जिससे कहवा से कॉफी बनती है, ये कैसे लोग उसको इंटेक करते हैं और प्रमुख है इंटेक में, कि कैसे हैं? इंटेक के रूप में इनकी गिनती होती है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल युक्त है, जलोढ़ मृदा है, रोकने की क्षमता है, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणीय है। भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र अनुकूल जलवायु दशा है। पश्चिमी बांग्लादेश और एक वर्ष में 2 या 3 फसलें जो है उगाई जाती। कैसा है? ये फसलें हम जो है चावल की 1 से 2 वर्ष में उगाते हैं। अब देखिए, पहली बात तो चावल क्या है? विश्व की प्रमुख खाने वाली फसलों में इसकी काउंटिंग है। गेहूं नहीं आता बेटा, चावल प्राइम है जो प्रमुख खाद्य फसल के रूप में है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। उगाई कहाँ जाती है? उष्ण यानी कि जो गर्म एरिया है। उपोष्ण में भी उगाई जाती है, यानी कि जो 23.5 से ऊपर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी इसको हम उगा सकते हैं और खाने के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं। और चावल के लिए क्या चाहिए हमको? एक टेम्परेचर भी चाहिए, आइडियल गर्म होना चाहिए। हमको अधिक क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी चाहिए और वर्षा की जरूरत होती है। कैसी है ये? तो चावल है आपका सिंचाई बहुत मांगता है। आप कह सकते हैं चावल जो है जल प्रिय पौधा है। लगता है तो पानी चाहिए, जब प्लांटेशन करते हैं तभी पानी होना चाहिए, फिर कुछ दिन तक कंटिन्यू पानी भरा रहना चाहिए, फिर जब इसको बनाते हैं तब भी आपका पानी चाहिए। क्लियर है? तो चावल क्या है? एक जल प्रिय पौधा। अच्छा, ये तो हमें क्लियर हो गया। मिट्टी कैसी हो? तो जलोढ़ अगर मृदा है, एलोविल से है तो बढ़िया काम चलेगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस भी आपका लैंड में उसमें होगी, मिट्टी में, वहां पर ज्यादा अच्छा होगा ये। क्लियर है? और आप देखेंगे चीन इसमें बढ़िया है, चीन का अच्छा नंबर है। उसके बाद भारत है, जापान है, श्रीलंका है, मिस्र है, जहां पर अनुवाल की जल दशा है
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक साथ, क्या है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाते हैं। सोचिए, ये 2 या 3 फसलें लेते हैं साल में चावल की। तो इनके यहाँ चावल किस रूप में उग सकता है, या क्या इंपॉर्टेंस धरता है, या इंपॉर्टेंस है, आप इसको देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है चावल। अब देखिए, तो हमने प्रमुख फसलों के रूप में चावल को जो है आपका देख लिया। बात कर रहे हैं गेहूं फसल की। गेहूं के वर्तमान मध्य में तापमान और वर्षा, ऐसा कि जब आप गेहूं उगा रहे हैं तो टेम्परेचर एवरेज होना चाहिए, वर्षा भी रहे और थोड़ा सा कीर्तनधान फसल की कटाई हो। तेज धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि 26 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो, ठीक है। जब लगाते हैं तब शीत होना चाहिए। इसका विकास सूप अपरिहार मृदा, दोमट मृदा, दोमट मृदा कैसी है इसके लिए सर्वोत्तम है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। इन क्षेत्रों में उगाया जा रहा है, ठीक। कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत रूप से उगाया जा रहा है। तो ये कुछ राज्य हैं जिन्हें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये उग रहा है, ठीक। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है, और भारत में जो है गेहूं उगाने का टाइम पीरियड वो क्या है, शीत ऋतु में इसको उगाते हैं। यानी कि अक्टूबर के नवंबर के महीने में हम लोग बोते हैं, और अप्रैल और मई के महीने में इसको काट लिया जाता है। क्लियर है, ये ध्यान दें। चलिए, मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज कहते हैं मिलेट्स को। मोटे अनाज और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। एक फसल जिसमें हम कम वर्षा, उच्च मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है क्या, आपकी वर्षा कम होती है और टेम्परेचर कैसे चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। अब बाजरे को देखिए, जो बाजरा उगा जाता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर के आसपास है, 75 सेंटीमीटर के आसपास भी हो जाए तो पर्याप्त है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, भाई टेम्परेचर है तो बस सूर्य चाहिए। बाजरा, ज्वार, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन, नाइजर में अन्य उत्पादक है। तो ये भी ऐसे देश हैं जहां इन सब चीजों को आपका उगाया जाता है। क्लियर है। अब ये मक्का है और किसान जो है मक्का को काट रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, मिलेट्स क्या हमारे लिए फायदेमंद है? जो मोटे अनाज हैं ये हमारे शरीर के लिए कितने लाभप्रद हैं? अब मुझे बताएगा कोई बच्चा? क्यों हम बार बार कहते हैं हमको मोटे अनाज को खाना चाहिए, मोटे अनाज को हमको इनटेक करना चाहिए? आगे बढ़े, हो गया। अब आगे बढ़ रहा है। मक्का के बारे में अगर हम बात करें, इसके लिए मध्य ताप, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। ताप, वर्षा और अधिक जो धूप है उसकी हमको आवश्यकता होती है। इसे सुअप्रभावित मृदा में आवश्यकता होती है। और मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। इन जगह कैसी है, ये हम बहुत अच्छे रूप में इनको उगाते हैं, बहुत अच्छे रूप में हम इनको देखते हैं कि भाई हम मक्का को कैसे उगाते हैं। क्लियर है, देख लिया कैसे उगाई जाती है मक्का। और मक्का के बाद आप देखिए कपास, कॉटन जिसको हम कहते हैं, ऐसी होती है ना मक्का, अलग अलग ब्लैक सी, कुछ स्वीट कॉर्न, ये सब टाइप होते हैं, ऐसे कलर टाइप में भी है, देख लिया। अब इसके बाद है कपास। इसकी वृद्धि के लिए हाई टेम्परेचर, हल्की रेनफॉल, 200 से अधिक या 200 से अधिक पाला रहित दिन। अगर आपको कॉटन उगानी है, पहली बात तो हाई टेम्परेचर चाहिए और हल्की बारिश चाहिए, और ध्यान रखना 200 दिन, 210, तो इतना दिन जो है आपको पाला रहित चाहिए, यानी कि ठंड ना पड़े, पाला ना पड़े, और तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। जब ये पक रही होती है तो सर्दियों में लगाई जाती है,
और जब ये आपका आगे बढ़ती है तो इसमें चटक होनी चाहिए, धूप जितनी अच्छी होगी उतनी बढ़िया चटकेगी। और ये काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, इसलिए वेस्ट बंगाल में अधिक उगाई जाती है, सर्वोत्तम है। और इसलिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास में अग्रणीय है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो जो आप कॉटन की शर्ट पहनते हो ना, यही वाली कॉटन है। क्लियर है? ये जो उगती है इसी कॉटन के कपड़े पहनते हो आप, जो आपको आरामदायक होते हैं, बहुत ठंड में जो आपको ठंडा रखते हैं आपको गर्मियों में, तो इसी के कपड़े आप पहनते हैं। याद रहेगा। चलिए देख लिया था ना आपने, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक बात कर रहे हैं पटसन की। पटसन आप जानते हैं, इसे सुनहरा रेशे के नाम से जानते हैं और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक अग्रणीय राज्य हैं पटसन के। देखिए कभी आपने पटसन, क्लियर है? पटसन को देखिए, जूट को देखिए, वेस्ट बंगाल बहुत अच्छे से उगाता है, बांग्लादेश देख लिया। तो आपको पूरा कंफर्म हो गया होगा कि आखिर में ये जो है कौन कौन सी फसल कहां कहां पर उगाई जा रही है। क्लियर है इतना? चलिए तो इनको एक बार देख लीजिए। कोई डाउट है किसी का पूछ लीजिए मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी का भी, तो चैप्टर से संबंधित हमने फसलों को देखा, रोपण फसलों को देखा, केला भी उसी के अंतर्गत आता है, धान, चाय, कॉफी, रबड़, कहवा, ये सब है। भारत, चीन, बांग्लादेश, क्लियर है, नाइजीरिया, अफ्रीका जैसे देशों में भी ये फसल बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े कृषि फार्म हमको इन सब जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चे, आप उसको रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट होता तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।